अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में हैरोल्ड पिंटर का बहुत ही मशहूर प्ले की समरी पढ़ेंगे, द केयर टेकर। हैरोल्ड पिंटर 1930 में पैदा हुए और 2008 में इनकी डेथ हुई। नोबेल प्राइज़ इनको मिला लिटरेचर में 2005 में। ब्रिटिश प्ले राइट थे और थिएटर ऑफ एब्सर्ड के साथ जो मूवमेंट थी इनके साथ ये रिलेटेड थे। इनके मशहूर प्लेज़ हैं द बर्थडे पार्टी, होम कमिंग और केयर टेकर इनका छठा वर्क है और ये प्रीमियर हुआ था 1960 में। हमें ये बात पता चलती है कि इस पूरे प्ले में सिर्फ तीन ही कैरेक्टर्स हैं। एक है मिक जो कि लेट 20s में है, हम ये कह सकते हैं 27-28 या 29 साल इसकी उम्र है। आस्टन अर्ली 30s में इसकी एज है। मिक और एस्टन ये दोनों भाई हैं, तकरीबन 32-33 साल इसकी उम्र है एस्टन की। और एक और कैरेक्टर है डेविस, ये एक बूढ़ा आदमी है। तो बस ये तीन करैक्टर हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी समरी को। हमें ये बात पता चलती है कि मिक जो है वो अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा होता है और इसका जो रूम है, बल्कि घर कह लें, वो बड़ा ही बेहुदा सा है, मतलब बेढंगा सा। ये उसकी सफाई सही तरीके से नहीं करते। एक बुद्धा स्टैचू पड़ा है, एक बाल्टी जो है लटक रही है छत के साथ और उसके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा होता रहता है। मिक जो है वो आवाज़ें कुछ सुनता है, उसे ऐसा लगता है उसका जो भाई है एस्टन आ रहा है और उसके साथ डेविस भी है। डेविस जो है वो अब कमरे के अंदर एंटर होता है, कमरे का मुआयना करता है और इसको जॉब से निकाल दिया गया है डेविस को, क्योंकि इसने अपने को वर्कर के साथ, अपने साथ काम करने वाले आदमी के साथ लड़ाई की है और एस्टन जो है इस ब्रॉल के अंदर उसने इंटरफेयर किया और लड़ाई को ख़त्म करवाया और एस्टन को छुड़वाया। ब्रॉल एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें शराब पी कर दो आदमी आपस में लड़ पड़ते हैं। डेविस कंप्लेन करता है रूम के बारे में और काले लोगों के बारे में भी कंप्लेन करता है जो कि बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, उसी बिल्डिंग में जहाँ पे ये घर है। और एस्टन को कहता है कि तुम मुझे अपने ज़रा जूते देना, मेरे पास तो जूते नहीं हैं। डेविस इस पूरे प्ले के अंदर एक ही बात कहता रहता है कि मेरे जूते, मेरे डॉक्यूमेंट सब कुछ सिड कप में हैं और ये सिड कप में प्लान बनाता रहेगा, मैं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, लेकिन इस पूरे ड्रामे में ये एक दफ़ा भी सिड कप नहीं जाता। एस्टन अपने जूते देता है जो कि बहुत छोटे होते हैं। आस्टन कहता है डेविस को कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। कोई इसे ख़ास जवाब भी नहीं मिलता डेविस की तरफ से। अगले दिन हमें पता चलता है कि एस्टन कंप्लेन करता है डेविस से कि तुम बहुत शोर कर रहे होते हो, जब सोते हो तुम आवाज़ें निकालते हो, मैं सो नहीं पाता। और डेविस इल्ज़ाम लगा देता है ब्लैक लोगों के ऊपर कि ये जो बिल्डिंग के अंदर काले लोग रह रहे हैं ना, यही सारी आवाज़ें निकालते हैं, मैं कुछ नहीं करता। एस्टन वहाँ से चला जाता है। डेविस अब देखता है कि कमरा अकेला है। वो एस्टन के सामान में देखता है चीज़ें कि कोई चीज़ ऐसी मिले जिसको मैं चुरा लूँ। इधर अब मिक एंटर होता है। वो ये सोचता है कि ये डेविस कोई चोर है, वो उस पर हमला कर देता है। मिक डेविस पे हमला कर देता है। डेविस छुड़ाता है मिक से, फिर वो बातचीत करते हैं। डेविस अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने से इनकार कर देता है और कहता है कि मेरा नाम है बैरी जेनकिंस। अब दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन कहीं भी नहीं जाती, वहीं एक ही बात पे अटके रहते हैं। मिक कहता है तुम चोर और डेविस कहते हैं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। अब एस्टन आता है और दोनों के दरमियान टेंशन को ख़त्म करता है और मिक को पता चलता है कि ये तो भाई एस्टन के साथ आया है कल, तो वो वहाँ से चला जाता है। एस्टन कहता है कि आपको तो चाहिए था कि कमरे के अंदर जो चीज़ें बिखरी हुई हैं इनको जोड़ना था ताकि मिक अच्छा सोचता मेरे बारे में, आपने तो कुछ भी नहीं किया। डेविस एस्टन अब प्लान बना रहा है कि मैं बाहर सेहन के अंदर या घर के बैक साइड पर एक शेड बनाऊँ। एस्टन डेविस को कहता है कि क्या तुम इस घर के केयर टेकर बनोगे। अब डेविस काफ़ी हेजिटेंट था, क्योंकि अगर ये केयर टेकर की जॉब उसे मिलती तो उसे बहुत सारा काम करना पड़ता और काम से ये भागता था डेविस। अब कुछ वक्त के बाद डेविस ऐसे कमरे में जाता है जहाँ पर मिक बैठा होता है अंधेरे में, और जानबूझ के बैठा होता है और लाइट बल्ब को भी उसने बंद किया होता है। और डेविस को वो डराता है मिक वैक्यूम क्लीनर के साथ। डेविस कंप्लेन करता है कि तुम क्यों हर वक्त मेरे साथ उलझते रहते हो। मिक उसे एक सैंडविच देता है कि चलो दोस्ती कर लेते हैं, ये लो सैंडविच खाओ, और डेविस सैंडविच कबूल कर लेता है। अब
ये बात करते हैं एस्टन के बारे में और डेविस कहता है कि मैं एस्टन को ना समझ नहीं पाता, पता नहीं क्या है इसको। मिक कहता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है एस्टन से कि वो कोई काम ही नहीं करता। मेक अब अपनी टोन को बदलता है और डेविस पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, तनकीद करते हो मेरे भाई पर। मेक जो है अपनी जो टोन है इसको फिर दोबारा से तब्दील करता है और कहता है कि क्या तुम डेविस, क्या तुम बनोगे केयर टेकर इस घर के। डेविस एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक है मैं केयर टेकर बनता हूँ। मेक कहता है कि अच्छा तुम अपना कोई रेफरेंस दो, कोई अपने रिश्तेदार के बारे में बताओ, कोई पेपर तो दो ना, तो हमें जो तुम्हें केयर टेकर बना रहे तो कुछ सबूत तो हो हमारे पास। डेविस कहता है मेरे सारे सबूत सिडकप में हैं और वो वहाँ जाएगा जब मौसम साफ़ हो जाएगा। अगली सुबह एस्टन दोबारा कंप्लेन करता है कि तुम यार कल रात को सो रहे थे फिर इतनी आवाज़ें निकाल रहे थे। डेविस कहता है कि खिड़की खुली हुई थी और रात के टाइम और ये सारी आवाज़ें बाहर से आ रही हैं। साथ में एस्टन ये कहता है कि अब वो बाहर जाएगा और अपने लिए कोई बेंच ख़रीद के लाएगा। डेविस अपना माइंड बनाता है कि मैं सिडकप जाऊं, लेकिन फिर अपना जहन तब्दील कर लेता है। एस्टन फिर एक लंबी स्पीच देता है कि वो एक वक्त में असाइलम में था, उसे हेलुसिनेशन होती थी, ऐसी चीज़ें वो देखता था जो कि होती भी नहीं थी। उसको इलेक्ट्रोशॉक लगे, इतने उसे बिजली के झटके लगे कि उसके लिए सोचना और दूसरों से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना मुश्किल हो गया। अब इसी असना में 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। मिक और डेविस कमरे में हैं। डेविस कंप्लेन करता है कि एस्टन के साथ रहना बहुत मुश्किल है और मशवरा देता है मिक को कि हम ये जगह ठीक करते हैं और मिक और डेविस हम दोनों रहेंगे यहाँ पर। मिक कहता है ठीक है, लेकिन मैं अपने एस्टन भाई के साथ रहूँगा। डेविस जो है वो गुस्सा होता है एस्टन के ऊपर और मिक वहाँ से चला जाता है। एस्टन आता है, जूते देता है डेविस को और डेविस कंप्लेन करता है जूतों के बारे में और प्लान्स के बारे में कि वो सिडकप जाएगा। रात के टाइम एस्टन दोबारा कंप्लेन करता है डेविस से कि तुम क्या आवाज़ें निकाल रहे हो, मैं सो नहीं पा रहा। डेविस मजाक उड़ाता है एस्टन का कि तुम दिमागी तौर पे बीमार हो, कोई आवाज़ें नहीं निकाल रहा, तुम्हें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। और वो धमकी देता है डेविस एस्टन को कि मिक के साथ मैं प्लान बना के ना तुम्हें दोबारा दाखिल करवा दूंगा उधर ही मेंटल हॉस्पिटल में। एस्टन डेविस को कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। डेविस अब चाकू उठाता है, एस्टन के गले पे रखता है। एस्टन दोबारा से कहता है निकल जाओ मेरे घर से। और एस्टन जो है अब क्या करता है कि डेविस की सारी चीज़ें दरवाज़े के पास रख देता है ताकि डेविस अब उठे और वहाँ से चला जाए। बाद में डेविस कंप्लेन करता है मिक से एस्टन के बिहेवियर के बारे में। मिक जो है अपने भाई का साथ देता है। डेविस मिक से कहता है कि हम एस्टन को असाइलम पागल खाने दोबारा भेज देते हैं। मिक कहता है कि डेविस मुझे पता चला है कि तुम इंटीरियर डेकोरेटर हो। डेविस कहता है मैं तो इंटीरियर डेकोरेटर नहीं हूँ। मिक डिमांड करता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। डेविस उसको मशवरा देता है कि ये एस्टन ही था, लगता है ये एस्टन ही था जिसने तुम्हें बताया कि मैं इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, जिससे मिक जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। मिक डेविस को कहता है कि यहाँ से चले जाओ। वो बुद्धा का जो स्टैचू है वो भी ज़मीन पे फेंक देता है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब एस्टन यहाँ पे आता है और दोनों एस्टन और मिक एक दूसरे के साथ स्माइल एक्सचेंज करते हैं कि मैंने भी डेविस को निकाल दिया और मिक ने भी डेविस को इस घर से निकाल दिया। अब डेविस एक बहुत लंबी सी स्पीच करता है कि कितना मेहरबान है एस्टन मेरे साथ, और उसकी वो ऑफ़र करता है कि तुम मुझे घर से ना निकालो डेविस, मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा और ये जो शेड बनाना है ना इसमें भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और तुम बस मुझे घर से ना निकालो। तो डेविस की जितनी भी फरियाद थी उसका कोई भी असर नहीं हुआ एस्टन के ऊपर, और एस्टन ने अपनी कमर जो थी पीठ मोड़ ली उस बूढ़े आदमी के ऊपर, और डेविस आहिस्ता से वो कमरा छोड़ के चला गया और दोबारा से मिक और एस्टन अकेले हो गए उस घर में। तो इस पूरे केयर टेकर ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं और मेन थीम था आइसोलेशन। ये दोनों भाई तन्हाई पसंद थे, अकेला रहना चाहते थे, ये किसी को भी नहीं चाहते थे कि वो हमारे साथ रहे।